Hello everyone, welcome to the channel Adarsh Alia. Today I, Guneet Kaur, will be discussing about the protein structure. जैसे आपको पता था मैंने पिछले क्लास में आपको बायोमोलिक्यूल्स की बेसिक्स के बारे में बताया था. तो टुडे वी विल बी डीलिंग विद प्रोटीन स्ट्रक्चर. ओके, so just fasten your seat belts and it will be a very simplified explanation. You will just see how किसी भी कोई भी अगर ये पीपीटी खोल के देखे और ये वीडियो को खोल के देखे तो उससे सबको बहुत सिंपल से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है. ठीक है, तो चलो लेट्स गेट इनटू दिस जर्नी. ओके, okay. Discover the building blocks of life and understand the incredible complexity of protein structure and their functions. So let us explore the fascinating world of protein structure. ओके, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में जानना, तो आप ये इमेज मैंने आपको दे दिया है. ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हो कैसे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है, टर्शरी स्ट्रक्चर बना है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना है. क्वाटरनरी मींस 4. ओके, तो ये इमेज को आप देख के बस मैं आपको बेसिक एक अरेंजमेंट सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ कि हर एक टाइप का किस तरीके से विजिबल होगा. ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो. पहले तो मुझे सबको बताना है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दो कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है. व्हाट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, किस यूनिट से प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कैसे हेलिकल शेप में आ रहा है. ये या तो स्पाइरल वे में या तो ये ये भी स्पाइरल वे में है, बट दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल. ओके, एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कुछ और ऐसा ऐड हो गया है और किस तरीके से ये अरेंजमेंट बन गया है. ठीक है, और क्वाटरनरी तो पूरा ही भाई एक स्टार की तरह दिख रहा है. ठीक है, चलो, तो मैंने बस ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन. अगर जिन जिन लोगों ने अमीनो एसिड्स दिया है आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो, अब हम प्रोटीन के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले लेट अस नो कि कॉमन स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का. किस तरीके से जब हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है, तो यू नो दैट देयर आर 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट. ठीक है, अब अमीनो एसिड हमें पता है कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है. अमीनो एसिड के ही कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है. तो हम पहले ये जान ले कि उसके कॉमन स्ट्रक्चर में क्या होता है. और ये डायग्राम स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, ये किस तरीके के एटम्स का स्ट्रक्चर रहता है और कौन कौन से एटम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. और अगर ये आपको क्लियर है तो मीन्स नहीं आ पार होगी. ठीक है, चलो, तो अब हम जानते हैं कि एल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, डी एमिनो एसिड्स क्या होते हैं. तो हमारे जितने भी प्रोटीन्स बने होते हैं वो एल एमिनो एसिड से ही बने होते हैं. ठीक है, वहाँ डी एमिनो एसिड भी होता है. हमने पढ़ा है चिरालिटी की लेफ्ट हैंड राइट हैंड. ठीक है, उस तरीके से अरेंजमेंट है. तो एल एमिनो एसिड से ही सारे प्रोटीन बनते हैं. ओके, एक्सेप्ट वन, एंड आई विल कम बैक टू दैट इन द नेक्स्ट सेगमेंट. प्रोलीन, चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ क्योंकि ये आप कमेंट में डालोगे तो there might be many people who must not be knowing. So except for proline, all the proteins are made up of L amino acid only. ठीक है, अब हम इस L amino acid को ब्रेक करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये इसकी साइड चेन में और कंपाउंड्स आके जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देता है. ठीक है, तो चलो मैं अपने आप को इधर डाल देती हूँ. ओके, सो कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, you can see the center carbon, this is the center carbon,
that is called as alpha carbon. Now what is the alpha carbon? It is the central carbon atom in the amino acid molecule. ठीक है, तो इसका एमिनो एसिड का जो सेंटर सेंटर किसने लिया है, ठीक है, उसका मेन पोजीशन किसने लिया है, दैट इज द अल्फा कार्बन. ओके, इट इज बाउंडेड it is bonded to 4 different groups and amino group. अब ये अलग है, ठीक है, amino group, a carboxylic group, a hydrogen atom and a side chain. ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट बनाते हैं, ये 4 कंपोनेंट अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हैं. तो भाई सेंटर ऑफ द स्टेज कौन है, अल्फा कार्बन है. ठीक है, अब उसके पास में आता है एमिनो ग्रुप. अब एमिनो ग्रुप किसको हम बोलते हैं, जहां पे N एटम और 2 H के एटम जुड़े हो, NH2. ओके, दैट फॉर्म्स द एमिनो ग्रुप. Okay, and what forms the carboxylic group? It forms COOH. ठीक है, हमारे एसिड्स में भी COOH रहता है, तो that is the carboxylic group. ठीक है, अब ये आ गया, ये बच गया, ये तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, सेंटर कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन. उसके साथ जुड़ा होता है एक हाइड्रोजन और उसके साथ जुड़ी होती है साइड चेन. अब ये जो साइड चेन है, दिस इज अ वेरिएबल ग्रुप. वेरिएबल ग्रुप मीन्स कुछ भी इसमें ऐड हो सकता है. जैसे हमारे एक तो फिक्स है कि अमीनो ग्रुप तो रहेगा ही, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. अब इसी साइड चेन में अगर और एक अमीनो ग्रुप ऐड कर दे या एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दे, तो ये सब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो साइड चेन इसे हम आर करके लिखते हैं बिकॉज इट इज वेरिएबल, कुछ भी इस पे आके जुड़ सकता है. ओके, अब उस जो भी हमारा ग्रुप वहां पे आके जुड़ेगा, उससे हमारा प्रोटीन या तो हाइड्रोफोबिक बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक बन जाएगा, और पोलार बन जाएगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया, हाइड्रोफोबिक भाई जिसको पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफिलिक जो पानी के पास जाता है, जिसको पानी से, वाटर लविंग, उसको पानी से बहुत प्यार होता है. और पोलार, पोलार मीन्स जब वहां पे आके एक चार्ज लग जाता है. ठीक है, अब हम मैं लास्ट में आपको अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पे भी चार्जेस होते हैं. जैसे आपको पता ही है, अमाइनो ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, NH2. कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, COOH. ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे एसिड्स में लगा होता है तो उसको COOH माइनस करके लिखते हैं. ठीक है, तो दिस amino group, this group is composed of an amino nitrogen atom and 2 hydrogen atoms. It has a positive charge. Okay, तो अगर आप एक L एमिनो एसिड को देखोगे तो ये तो स्टेबल, जब हम इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो भाई इधर एमिनो ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है. सॉरी, तो चार्जेस इसके न्यूट्रल हो गए. अब साइड चेन में जो चार्ज होगा, जो भी ग्रुप इसमें अटैच हुआ होगा और जो भी उसका चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोटीन या तो हाइड्रोफोबिक होगा, या तो हाइड्रोफिलिक होगा, या फिर पोलार होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो भैया कंठस्थ जैसे हम बोलते हैं कि एकदम बाय हार्ट करना है, तो ये तो बिल्कुल बाय हार्ट आपको करना है. तो इसमें है कुछ नहीं, सेंटर ऑफ जो उसका मेन है, जो उसके दादाजी हैं, हमारे प्रोटीन के, जो हमारे अमीनो एसिड के जो दादाजी है, अल्फा कार्बन, वो बीच में है. अब उनके साथ कोई भी जुड़ सकता है, उनके साथ 2 बेटे तो जुड़े हुए हैं, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है. एक कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. ठीक है, जैसे हमारे अंदर भी पॉजिटिव विचार भी आते हैं, नेगेटिव विचार भी आते हैं, तो उसको न्यूट्रल हो जाते हैं अगर हमारी साइड चेन, अगर हमारे दिमाग सही दिशा पे आप उसको अच्छी चीजें देखोगे, अच्छी चीजें पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वीडियोस देखोगे, तो आपकी साइड चेन में पॉजिटिव ही आएगा हमेशा. नेगेटिव आएगा अगर आप थोड़े हॉरर मूवीज देखोगे तो थोड़ा डर लग गया, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस आ गए, तो ये सब होगा. ठीक है, तो हमारे 2 हाथ है, एक एमिनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. हम दादाजी वाली स्टोरी नहीं लेके हम अपने ही अपने आप को अगर याद करना है तो एक हम है सेंटर, हमारा ब्रेन है, दैट इज कार्बन C. साइड चेन है प्रोग्रामिंग, जो भी हम अंदर ले रहे हैं कुछ भी देख के, दैट इज आवर साइड चेन. अब वो पॉजिटिव देखोगे, नेगेटिव देखोगे, तो वो साइड चेन में वही आ जाएगा.
एच हमारा कांस्टेंट है, एच इज अ हार्ट, हार्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, वो तो है ही है वहां पे, और वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो वो तो ये दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। अब साइड चेन है जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, जो महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव देखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है फिर हमारे नेगेटिव नहीं हुआ तो हमारे हाइड्रोफोबिक भी नहीं बनेगा कुछ भी, ठीक है। तो चलो, एमिनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। आई थिंक अगर हम ये स्टोरी से अपने बॉडी को विजुअलाइज करेंगे एक एल एमिनो एसिड की तरह, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलो ये हो गया, अब हम समझ गए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी के इसी के साथ साइड चेन्स जुड़ गए, यही और चेन बना के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। चलो, अब आते हैं प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। Okay, so amino acids. The foundation of any protein structure is the sequence of amino acids. Their unique properties determine how the protein will fold and interact with other molecules. Okay, so amino acids is the foundation. As I told you, protein simplest structure is amino acids. Now their unique properties, जैसे मैंने बोला कि उसके side chain में जो जो attach होगा उसके according ही आपका अलग अलग एमिनो एसिड्स होंगे। जैसे मैंने बोला 21 एमिनो एसिड्स है, ठीक है, तो उनके यूनिक प्रॉपर्टीज भी होंगे। वो हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और या तो फिर पोलार होगा। पोलार मीन्स वो फटाफट वो और रिएक्टेबल होगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग ही वो फोल्ड करते, इंटरेक्ट कर पाते। जैसे मैंने बताया था भाई, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, माइंड फ्लक्चुएट नहीं होते रहना चाहिए। तो हमारी स्टेबिलिटी उसी तरीके से आएगी, ये चांस ढूंढना है, ठीक है। तो अगर पॉपुलैरिटी हुई तो वो चांस ढूंढ के उस पे जुड़ जाएंगे, और वो फोल्ड हो जाएंगे और दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर बना देंगे, ताकि वो स्टेबल हो जाए। उनकी अगर पोलैरिटी है, कहीं चार्ज आ गया, तो वो ऑपोजिट चार्जेस में कॉइल और सुपर कॉइल होके, ताकि वो न्यू स्ट्रक्चर बना दे और स्टेबल हो जाए। भाई मोटिव तो स्टेबिलिटी है, ठीक है। एमिनो एसिड्स हो गया। अब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम जब एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ लीनियर चेन दैट डिफाइंस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड से ही बनता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या क्या होता है, ठीक है, NH2 और CO, ओके। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्कल सर्कल करके दिया हुआ है कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बना है। और पेप्टाइड बॉन्ड सिंगल सिंगल ज्वाइन करके अमीनो एसिड्स को एक लीनियर स्ट्रक्चर ही बना देगा, ठीक है। एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आ गया। Okay, ribbon diagrams. The ribbon diagrams can be used to visualize the linear sequence of the protein. Each color represents a different type of amino acid. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि एक लीनियर फॉर्म, जो ये एक कॉइल का जैसे पर्पल कॉइल है, वो पूरा एक एमिनो लीनियर एमिनो एसिड, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड्स का। और ये इसी तरीके से आप देख सकते हो, 3-4 कलर मिलके जुड़ के ये दूसरे दूसरा स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोटीन का, अगेन टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने जान लिया है कि अमीनो एसिड में क्या क्या रहता है, क्या क्या उसके मेन स्ट्रक्चर है, उसी पे ज्वाइन कर करके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और वो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत ही बेसिक सा ऐसा ये स्ट्रक्चर डाल दिया है इसमें, ताकि आपको बस एक रेफरेंस के लिए रहे, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है, या तो अल्फा हेलिसिस बनते हैं, या तो बीटा शीट होता है, या तो लूप्स एंड टर्न्स होता है, या तो तीनों होता है, ठीक है। अब कैसे होगा अल्फा हेलिक्स, आप देख रहे हो एन टर्मिनल, ये कॉइल कॉइल, जैसे मैंने बताया प्रोटीन का एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है। आपको पता है NH2 है एक तरफ ज्वाइंट, और एक तरफ से क्या है, COOH, ठीक है। तो एन टर्मिनल में आप देख सकते हो अल्फा हेलिक्स इस अरेंजमेंट में, सिंपल कॉइल सा, जैसे हमारे टेलीफोन की वायर होती है, उसी तरीके से जो पुराने टेलीफोन्स होते थे लैंडलाइन, उस तरीके से होते हैं,
ठीक है। और बीटा शीट आप देख सकते हो किस तरीके से ऑपोजिट एरोस की तरह वो एक लूप बना रहा है, ठीक है। चलो अल्फा हेलिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट common secondary structure of proteins, alpha helices form when the peptide chain twists into a spiral shape. तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि अल्फा हेलिसेस उसके स्ट्रक्चर में ऐसा अल्फा दिया है, तो आपको याद रखना है कि हमारा लैंडलाइन जो फोन 90s के बच्चों को पता होगा, वैसे भी देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ये जो लैंडलाइन फोन्स होते थे उसमें जो वायर होती थी, लाइक हेडसेट और जो लाइक जो उनको ज्वाइन करती थी जिससे आवाज आती थी, that was coiled in this form, so that forms the alpha helices. Beta sheets form when different parts of the protein chain align and hydrogen bonds form between amino acids. तो आप देख सकते हो बीटा शीट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स, ठीक है। बीटा शीट में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है बिटवीन एमिनो एसिड्स, एंड दीज शीट्स कैन फॉर्म फ्लैट और कर्व स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीटा शीट के वजह से जो ये शीट्स है या तो फ्लैट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या तो कर्व स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ये सब मैंने इसको एकदम क्रिस्प किया है ताकि आपको ये सब कीवर्ड्स याद रहे। जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो आपको अगर ये क्लिक करेगा, हाँ बीटा शीट है वही फ्लैट और कर्व स्ट्रक्चर बना रहा है, और किस लिए बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। And loops and turns. Between alpha helices and beta sheets, proteins often have short irregular loops or turns that allow for flexibility and interaction with other molecules. ठीक है, आप ये लूप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया ये ऑपोजिट शीट ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट हुआ, ऐसे 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 अरेंजमेंट हुई, तो वो बीटा शीट की हो गई। और लूप्स एंड टर्न्स अगर मैं ऐसे ऐसे किसी को स्टैक कर रही हूँ और वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ऐसे 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 यहाँ पे जो लूप्स बन रहे हैं वो लूप्स एंड टर्न्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ठीक है। और वो अल्फा हेलिसिस और बीटा शीट, इसलिए मैंने बोला लूप्स एंड टर्न्स दोनों को मिला के मतलब अल्फा शीट्स और अल्फा हेलिसिस और बीटा शीट के लाइक जो उसको ज्वाइन करेगा, they will be short and irregular, but then they will be there to maintain the flexibility and interaction with the molecules. अब जैसे ऐसे ऐसे स्टैक्ड है कुछ भी, तो उसके बीच में उसको क्या होल्ड कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड उसको बीच में होल्ड कर रहा है और लाइक उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है। अगर यहाँ पे जैसे उसमें रप्चर हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लाइक अगर हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हमारे बीटा शीट्स है ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसको होल्ड कर रहे हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या जानते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है स्ट्रक्चर जिसमें कॉमन वो स्पाइरल लाइक ट्विस्ट बना देते हैं। नेक्स्ट इज बीटा शीट जिसमें ऐसे 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 अरेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड्स, एंड लूप्स एंड टर्न्स तो भाई बीच में आ गए, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एन टर्मिनल आ गया, यहाँ पे सी टर्मिनल आ गया। अब आप देख रहे हो उसके बीच में अल्फा हेलिसिस भी है, बीटा शीट्स भी है, और वो किस तरीके से एक तरफ एक दूसरे में इंटरवाइंड है, दे आर जस्ट लाइक समड अप। जैसे हम लाइक ऊन के गोले को लेते हैं, ऊन को लेते हैं और हम उसका गोला बनाने लगते हैं, तो गोला बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, लाइक बीच बीच अगर बच्चा बनाएगा, अगर बच्चे को दे दिया गोला बनाने के लिए, तो वो तो इधर का भी टर्न करेगा उधर टर्न करेगा, तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो हम देखते हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है। पहला तो है फोल्डिंग, प्रोटीन्स फोल्ड इनटू देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर वाया इंटरेक्शन बिटवीन एमिनो एसिड साइड चेन्स। तो मैंने क्या बोला कि आप जिस तरीके से जो चीज देखोगे, जो चीज सुनोगे, वो हमारा साइड चेन डिटरमाइन करेगा, वो हमें आके जुड़ जाएगा हमारे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सी सेरेब्रम, सी हेड, ठीक है, और हार्ट। एच तो भाई दूर है, उसको कुछ लेना देना नहीं। सी में, सी हमारा माइंड क्या सोच रहा है, तो सी के साथ ही हमारा
हमारी साइड चेन आके जुड़ती है, ठीक है। तो प्रोटीन फोल्ड इनटू देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर वाया इंटरेक्शन बिटवीन एमिनो एसिड साइड चेन। यही जो साइड चेन्स है यही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट दूसरा पॉजिटिव थॉट ऐसे मिला जुला के वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, और वो फोल्ड होके बनता है। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ऑफन क्लस्टर टुगेदर व्हाइल हाइड्रोफिलिक वंस इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कोई प्रोटीन है जिसको हम ले रहे हैं और हम उसको पानी सॉल्वेंट है, तो लेट्स से हम वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम एक प्रोटीन को ऐसे ही डाले हैं पानी में और उसको हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिक्स जब हम कर रहे हैं कुछ प्रोटीन्स डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स नहीं डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अब जो डिसॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, उसको तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू, जो रेसिड्यू बन जाते हैं। हमने सपोज कोई कंपोनेंट, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि किस तरीके से हम डीएनए को ले रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं लेकिन उसके पार्टिकल्स तो वहीं पे, वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोटीन से जो क्या होगा, पानी से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे हमारे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप देख सकते हो जब भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो बीच बीच में ये जो साइड चेन से इंटरेक्शन होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये इंटरेक्ट करते हैं सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, और वो उसको हाइड्रोफिलिक बना के उसको मिक्स कर देते हैं। और अगर कुछ मिक्स जो नहीं हो रहा है और वो रेसिड्यू की तरीके से बच गया है उस सोल्यूशन में, तो देन वी कॉल इट एज हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू। ऑफ कोर्स वो पानी में या जो भी सॉल्वेंट हमने यूज किया, हम अल्कोहल भी यूज करते हैं, तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स दैट वी यूज, अगर वो नहीं उस पर मिक्स हो रहा है मीन इट इज अ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू, ओके। Domains. Okay. Domains are compact functional units within a protein's tertiary structure. They often perform specific tasks like binding to DNA or catalyzing chemical reaction. ठीक है। अभी आप कमेंट सेक्शन में, हमारे ऑडियंस बहुत लेजी हो गई है, तो डीएनए का फुल फॉर्म आप डाल दो कमेंट सेक्शन पे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन ध्यान रख रहा है, पढ़ रहा है, और कौन कौन साथ साथ टीवी देख रहा है या साथ साथ कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, ठीक है। चलो, तो डोमेन क्या होते हैं? डोमेन आर कॉम्पैक्ट फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मतलब ये भी यूज हो रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन को टर्शियरी स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक बाइंडिंग टू डीएनए। अब हमने ये तो पढ़ा था, जैसे हमारे डीएनए को स्टेबिलिटी, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे होते हैं, डीएनए की कॉइलिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से बाइंड, लाइक वो छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और वो डीएनए को ऐसे कॉइल कर देते हैं। क्यों कॉइल कर देते हैं अपने अराउंड? ताकि अगर हमें पता है कि डीएनए में पोलैरिटी भी होती है और उसके ऑपोजिट लाइक बेसेस अटैच्ड होते हैं, तो जब इतना बड़ा डीएनए है, अब उसको कुछ स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी के लिए वो बीच बीच में प्रोटीन जो अटैच रहते हैं वो डोमेन की तरह काम करते हैं। एक टर्शियरी स्ट्रक्चर उनमें होता है प्रोटीन में, और वो डीएनए को क्या करते हैं, एक स्टेबिलिटी देने के लिए, और ताकि अननेसेसरी रिएक्शंस ना हो सके, तो वो उस चीज के लिए यूज होते हैं। और कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि एंजाइम से हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटलाइजिंग फैक्टर्स जो इनिशिएट, एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर देते हैं रिएक्शंस को। तो लाइक बहुत सारे ये जो हमारे प्रोटीन्स है, डोमेन्स है यूनिट, तो वो क्या करते हैं, वो भी कैटलाइज इस तरीके से, ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें डोमेन्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सके, ठीक है। तीसरा इंटरेक्शन, सॉरी मैंने इमेज डाल दिया है इसके ऊपर, पर ये इमेज नहीं होगा तो आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरली पता नहीं चलेगा, ओके। तो जिन जिन लोगों ने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा है, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। Okay. Interactions. Proteins interact with other molecules using specific surface features like cavities, grooves, and protrusions. These interactions can be essential for their function. ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इंटरैक्शन, प्रोटीन्स इंटरैक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम एंजाइम को समझाते हैं तो किस तरीके से, इस तरीके की कैविटी है, ठीक है, और ये पूरा
ये पूरा एंजाइम है, ठीक है, मैं इतना ही दिखाती हूँ एंजाइम। अब क्या है, जो भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब जिसके साथ रिएक्शन होगा दूसरे कंपोनेंट का, दूसरे सबस्ट्रेट का, तो एक ऐसा सबस्ट्रेट होगा जो एंजाइम के यहाँ आके फिट हो जाए, ठीक है। तो ये कैविटी, ये क्या हुआ, ये इंटरेक्शन डेवलप करा रहा है, तो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन ऐसा होगा जिसकी वजह से वो रिएक्शन अगर ऐसे स्पीड में जा रहा है तो वो ऐसे चले गया, ठीक है। तो ये स्पीड कर गया लाइक रिएक्शन को, और ये एंजाइम का यही काम है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का। तो मैं क्या बता रही हूँ इसमें, तीसरा पॉइंट ये है कि इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो हम एंजाइम का दे सकते हैं। एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कोई रिएक्शन तो ऐसा होता ही है जिसके वजह से एंजाइम जैसे मैंने बताया एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेक्शन का लाइक पॉइंट ऑन लाइक व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। चलो अब आया क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका तो बेस्ट एग्जांपल हम बोल देते हैं कि हेमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गए, टर्शियरी स्ट्रक्चर है सबसे कॉम्प्लेक्स है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने एक टर्शियरी स्ट्रक्चर लिया, सेम यूनिट का दूसरा स्ट्रक्चर लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ये चार मिला के बन जाता है हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विद क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 4 सब यूनिट्स। सब यूनिट्स इसके उसी के बनते हैं, दैट इज हमारे लाइक टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये जो सब यूनिट है ये इंटरेक्ट करके ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड में हेल्प करता है। Next is actin. Actin is a protein that forms long filaments which are essential for cell division, muscle contraction and cell shape. ठीक है, हम जानते हैं कि एक्टिन जो हमारे फिलामेंट्स बनते हैं उसके वजह से जो हमारा लाइक पहले तो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में, जो ऑपोजिटली लाइक पॉइंट पे चले जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं सेल के, और बीच में जो हमारा न्यूक्लियस तो डिसॉल्व हो जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल को खींचने के लिए, उसको पुल करने के लिए these actin filaments help. Okay, so they are essential for cell division, muscle contraction and cell shape. ओके, नेक्स्ट इज कैप्सिड्स। व्हाट आर कैप्सिड्स? अब मैंने आपको बताया था वायरसेस के बारे में, तो कैप्सिड्स आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट एनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। तो बहुत सारे ऐसे भी वायरस है जिनके कैप्सिड्स से के वजह से डिजीज होता है, ठीक है। तो they are nothing but they are protein structures that enclose the genetic material of virus and they can be of different shapes and symmetries. Okay, तो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के बारे में यही है कि हमारे 4 टर्शियरी यूनिट्स है, वो 4 ऐसे मिला के हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर वो लाइक 4 यूनिट के फॉर्म में ज्वाइन हो जाता है। ऑफ कोर्स कोई केमिकल इंटरेक्शन की वजह से वो ज्वाइन रहता है, और इसके वजह से हम लाइक अगर मैं हेमोग्लोबिन का एग्जांपल दूं तो इट हेल्प्स इन द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ये थोड़ा लूज इंटरेक्शन होगा, जैसे 2-4 सब यूनिट को लेके वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो आपको पता है कि हेमोग्लोबिन करेगा क्या, ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन फिर देगा भी ना हमारे टिश्यूज में जाके। अगर हार्ट से ले रहा है ऑक्सीजन तो टिश्यूज में जाके उसको देना भी है, तो उसकी लूज अरेंजमेंट होना चाहिए उसका ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए ये 4 सब यूनिट्स बहुत हेल्प करते हैं कि वो लूजली अटैच्ड हो ऑक्सीजन के लिए, ताकि उसको डिलीवरी करने में भी ज्यादा झंझट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी तक हमें बहुत ही सिंपल वे में पता चला है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी। ओके, जैसे मैंने बताया कि हम प्रोटीन फोल्ड भी करते हैं आपस में, ओके, एंड दैट अटेन एंड anything they do is to attain the stability. Okay, so there is something called as chaperones. Special proteins called chaperones help other proteins fold correctly, preventing them from aggregating or misfolding. ठीक है, तो बीच में ऐसे chaperones रहते हैं प्रोटीन्स के, ताकि जैसे आप ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखो, तो ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि अगर प्रोटीन आउटसाइड कॉइल्ड है तो उसको ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है उसको मिलने नहीं देगा, मतलब उसको अलग अलग जुदा करके रखेगा, ठीक है, इसको दूर दूर रखेगा। तो शेपरॉन्स
क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बताया पोलैरिटी तो है ना एमिनो एसिड में, तो एमिनो एसिड का कुछ भी अगर लाइक चार्ज अगर किसी कोई लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज वाला पार्टिकल मिल गया कहीं पे, तो वो क्विकली वहां पे एग्रीगेट भी कर सकता है, मिस फोल्डिंग, अलग अलग फोल्डिंग भी हो सकती है। और आपको पता है कि मिस फोल्डिंग की वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस भी होते हैं। इसीलिए शेपर्स, देखो भगवान ने कैसा बनाया, सब कुछ हर एक चीज का सोल्यूशन है साथ में, ठीक है। तो शेपर्स क्या करते हैं कि उसकी लाइक उसको अननेसेसरली उसको दूर दूर रखते हैं, जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उसको दूर दूर रखते हैं ताकि वो इंटरेक्ट ना कर जाए, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए और लड़ाई ना करने लगे। भाई अगर लड़ाई करने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, हमें मुश्किल हो जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट हो गया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन में प्रोटीन, जैसे हम सिंपल स्ट्रक्चर अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स इसमें होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये मुझे कमेंट में आपको बोलना चाहिए था डालने के लिए, पर एनीवेज ठीक है, चलो इतना भी मैं ग्रिल नहीं करती हूँ अपने बच्चों को। ओके, तो अल्फा हेलिक्स है। अब वो जब डीनेचुरेट हो रहा है, तो डीनेचुरेट किस किस वजह से हो रहा है? हीट या अल्कोहल, एसिड या बेस, हैवी मेटल्स, कुछ भी ऐसे आए रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो उसका जो प्रॉपर ऐसा शेप था वो टूट के, आप देख रहे हो कैसे वो डी नेचर हो गया है। डी नेचर मीन्स उसका जो, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो वो स्टेप सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर बना के जो प्रॉपर्टी दिखा रहा था, वो लूज हो जाएगा, इट विल गेट डी नेचर, जो उसका नेचर है वो बदल जाएगा, ठीक है। Proteins can lose their structure and function when exposed to heat, pH changes or other denaturating agents. Okay. ओके, तो हमने पढ़ लिया शेपरॉन्स कैसे उसको हेल्प करते हैं कि मिसफोल्ड ना हो, और डीनेचुरेशन से क्या होता है प्रोटीन। अब जैसे हमारा डीनेचुरेशन हमें कहाँ पॉजिटिवली हेल्प करेगा, जैसे हमारा वायरस है, कोई वायरस है जिसने कैप्सिड डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ऐसे डीनेचुरेंट अगर उसको दें ताकि वो प्रोटीन डी नेचर हो जाए और अपना लाइक जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस तरीके की मेडिसिन, सपोज मैंने कुछ ऐसा एजेंट डाल दिया, तो देन द कैप्सिड विल लूज, दैट प्रोटीन विल लूज इट्स लाइक फंक्शन एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द डिजीज लाइक इट वाज प्रोड्यूसिंग बिफोर। ओके, चलो, तो ये मैंने बताया कि मिसफोल्डिंग डिजीजेस, देयर आर सर्टेन मिसफोल्डिंग डिजीजेस like Alzheimer's, Parkinson's और prion disease. Prion again, this is related to virus, ठीक है। तो ऐसे like misfolding diseases, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के वजह से डिजीजेस होने लगते हैं, जैसे एल्जाइमर्स। अब जैसे एल्जाइमर्स हमने सुना है, लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उनके उसके ग्रैंडफादर को हो गया था। तो अल्जाइमर्स जनरली ओल्ड एज पे होने लगता है, क्योंकि लाइक क्या होता है कि यू नो कि प्रोटीन उतने जल्दी, जैसे लाइक क्या बोलूं, अगर इतनी जल्दी वो करेक्ट नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है वो स्लो होने लगता है, और जल्दी जल्दी वो जिस तरीके से उसको फंक्शन करना चाहिए स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में जैसे करता है उस तरीके से नहीं कर पाता है, तो उस वजह से ये मिसफोल्डिंग हो जाती है, और it may lead to diseases like Alzheimer's और Parkinson's. Okay, चलो, तो ये दो एग्जाम्पल्स में आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको आंसर के आ जाएंगे, आंसर का क्वेश्चन बन जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, मतलब ढूंढना है, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो इसीलिए आपको याद रहना चाहिए अल्जाइमर्स और पार्किंसंस का एक लाइक लाइक reason है because of the misfolding of proteins. Okay, what are the functions of protein? Catalysis. Enzymes are proteins that speed up chemical reaction. मैंने जैसे बताया, ये एंजाइम बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बैठ गया, तो वो जैसे इस स्पीड में सबस्ट्रेट रिएक्ट करके जा रहा था और प्रोडक्ट बना रहा था, तो वो जब एंजाइम के साथ साथ जुड़ गया, वो इंटरेक्शन कर लिया उसने, तो जुप जल्दी से हो जाता है, ठीक है। So it helps. Enzymes are protein that speed up chemical reactions. Active regions are regions where substrate bind and react. As I told you, this will be the active region of the enzyme and this will be the passive region. So we don't need to know the passive region, but the active region will only interact with the substrate. Structural support. Proteins like collagen or keratin provide strength to tissues, nails and hair. Okay, आपको
पता होगा बहुत लोग आजकल लाइक बोटॉक्स इंजेक्शन और ये सब लगाते हैं ताकि दे लुक यंग एंड डीजेनरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए। तो प्रोटीन्स लाइक कोलेजन एंड केराटिन दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू टिश्यूज। तो ये प्रोटीन्स हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होते हैं और लाइक दिस इज हाउ दे हेल्प। ओके, so their examples are collagen and keratin. Okay. Microtubules and intermediate filaments form the cytoskeleton. As you know, when the cell is dividing, तो like वहां पे microtubules और intermediate filaments बना के, जैसे हमने जब सेल इंटरेक्शन हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके वजह से वो जब बीच में उसके कंपोनेंट्स वो प्रोटीन्स वहां आने लगेंगे, उसकी वजह से फटाफट साइटोस्केलेटन बाइंड हो जाएगा और दो सेल अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन इस सेल का जो लाइक जिसको रिजिडिटी दे रहा है, नहीं तो सेल तो फ्लूइड है, वो तो ऐसे ऐसे लाइक डिसअपियर कर जाएगा और वो फ्लो कर जाएगा। तो उसको जो बेस उसको थोड़ा हेवीनेस देते हैं वो है माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का मैं एक और फंक्शन आपको बताती हूँ कि जैसे जब हम लाइक सेल जंक्शन सेल इंटरेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट भी आता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे सेल है, जैसे साइटोकिनेसिस हो रहा है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के वहां पे आने से वो क्या होगा कि वो लाइक अलग अलग सेल बना देगा, उसके लाइक उसको सेपरेट कर देगा। Next is signal transduction. This is very important. Proteins can act as receptors or messengers to relay signals inside cell or between cell. जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसी तरीके से प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में लगे रहेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, सो दोस प्रोटीन्स दे एक्ट एज रिसेप्टर्स मैसेंजर्स। कुछ भी अगर जैसे हमारा कोई हार्मोन आया तो वो रिसेप्टर को सिग्नल देना है, हमारा हार्मोन अंदर नहीं जा पा रहा है न्यूक्लियस तक, तब कुछ तो मैसेज कोई तो एजेंट होना चाहिए जिससे वो मैसेज वो ट्रांसफर कर दे इनसाइड सेल। जब हार्मोन का जैसे कुछ भी ऐसे हार्मोन है उसका फंक्शन उसके लाइक सिग्नल ट्रांसडक्शन को समझा रही हूँ कि किस तरीके से वो रिसेप्टर से लगेगा और अंदर मैसेज चलेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस तक अंदर चले गया, न्यूक्लियस में ही बाइंड कर गया। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे सेल्स को वो जैसे क्या होता है कि कुछ भी एजेंट है जो वो अंदर चले गया, न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ पार कर लिया उसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब पार करके न्यूक्लियस के साथ वो अटैच हो गया, आरएनए से डीएनए से अटैच हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वो जब ऐसे डीएनए से अटैच होता है तो डीएनए जो नॉर्मल प्रोटीन्स बना रहे हैं ऑफ कोर्स थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फाइनली, तो जो एमआरएनए बना के वो जो प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन ऐसा बनेगा कि जिसकी वजह से प्रोटीन जो हमारा वो सेल है जो चेंज हो रहा है उसके सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे लाइक रिसेप्टर्स बन जाएंगे जो दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करके उसको लाइक मैसेज वो दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं दो तरीके के लाइक रिसेप्टर्स के बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं और रिले करते हैं सिग्नल्स। ओके, next is protein phosphorylation is a common mechanism of signal transduction. तो phosphorylation जब प्रोटीन phosphorylation हो जाता है extrinsic protein में तो it also helps in the signal transduction. Okay, चलो तो ये हो गया हमारे प्रोटीन फंक्शंस के बारे में। मेन इज कैटालिसिस, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. So drug design, understanding the structure and function of protein can inform the design of drugs that interact with them, for example, to inhibit or activate their activity. ठीक है, biotechnology, proteins are often used in biotechnology for their ability to recognize and bind to specific molecules or for their catalytic activity, example, antibodies, enzymes, and sensors. Evolutionary biology, comparing the sequence and structure of proteins between different species can provide insights into their evolutionary history and relationship. Material science, synthetic proteins or peptides can be designed to self-assemble into novel materials with interesting properties like elasticity or conductivity. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो किस किस फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है
ऑफ कोर्स सीएसआई नेट के लिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको समझना है, उसके लिए तो जरूरी है ही। लेकिन आपको अगर आप स्पेसिफिक फील्ड्स में हो, ड्रग डिजाइनिंग में हो, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब किस तरीके से हम एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं, कैसे हम सीक्वेंस, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, और फिर हम एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलो। So these were the main things about protein structure, and I hope you liked it. If you liked it, please do like, comment, share, and subscribe to our channel, Adarsh Shalya. Thank you, everyone.